आप सभी भावी अधिकारियों को एमपीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। एमपी टॉप 5 के आज के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एमपी की सबसे बड़ी न्यूज या इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज जो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको प्रीलिम्स और मेंस के रूप में एनालाइज करते हैं इस पूरे 15 से 20 मिनट में। तो चलिए, आज 12 तारीख है, 12 तारीख के आसपास की जितने भी न्यूज है एमपी की उसको आज देखते हैं। आज की सबसे बड़ी न्यूज जो भी हाल में ही आई है, जो चेस जगत से है, उसको भी आज हम लोग यहां पे उठाएंगे। इसके अलावा कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका कमेंट में आंसर भी आप लोगों ने दिया और जो सही आंसर था, तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज भी आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसके आंसर आज आप कमेंट करेंगे, जिसको कल हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस 10-15 मिनट की वीडियो को देखते हुए अपने तैयारी को और बेहतर करें। और उत्कर्ष के सभी टीचर्स से आज जुड़े रहे। आप जो विजयम सीरीज चल रही है, ठीक है, देवी अहिल्या सीरीज चल रही है, उससे आप ज्ञान प्राप्ति करते रहे, रिवीजन करते रहे और अपने सपनों को जरूर पूरा करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय 6th रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 कहां आयोजित हुआ? इंग्लिश में बता दूं तो, वेयर वॉज द स्टेट लेवल 6th रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट? चलिए थोड़ा समझते हैं, फिर इसके बाद आंसर्स पे बात करेंगे। देखिए, सभी चीज की नींव होती है इकोनॉमिक्स। यदि इकोनॉमिक्स ना हो, पैसा ना हो, ना इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो सब चीजें यहां से जो बेस बनता है वो कमजोर रह जाता है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा, आप जब एमपी पढ़ते हैं ना तो इसके बारे में बात होती है। आप जब मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो आपके फैकल्टीज आपको बताते होंगे कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होता है? एक ऐसा प्रदेश या एक ऐसा एरिया जिसके आसपास बस लैंड हो, वाटर ना हो, ओशन या सीज कनेक्टेड ना हो। जैसे आप सभी को पता होगा, यदि एमपी का मैप है ये और ये मध्य प्रदेश है, तो एमपी के आसपास यूपी है, आपका छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, लेकिन कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। लेकिन यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात की बात करूं, यहां पे वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज का क्या फायदा होता है? तो यदि मैं क्लाइमेटोलॉजी में बात करूं ना, तो यहां का क्लाइमेट अच्छा होता है, सुनहरा होता है, ना ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में सुना होगा, कभी किसी और वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो वहां बहुत गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है। कैसे? बहुत गर्मी हुई, हवा ऊपर गई और जब कंडेंस होकर नीचे गिरी तो बारिश हो जाती है। ठीक है, बहुत ठंडी होने के बाद भी वहां पे ब्रीज होती है और उसके कारण एक गर्माहट देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे लैंडलॉक्ड जगह पे जहां पे आसपास पानी ना हो तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वहां पे आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखते हैं, ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत गर्मी। देखिए, ये एरिया में पानी है, नर्मदा नदी है। यदि मैं ग्वालियर चंबल की बात करूं तो ये आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से भी दूर है, तो वहां ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत गर्मी होती है। क्योंकि पानी आपको मॉडरेशन देता है। ठीक है, आपको पता होगा जब आपको बहुत प्यास लगती है गर्मी में तो ठंडा पानी चाहिए होता है, ठंडा मतलब कोको कोला चाहिए होता है। लेकिन जब आपको ठंडी में भी पानी की जरूरत पड़ती है तो फिर आप गर्म पानी पीते हैं। मतलब एक कोरोलरी है, बहुत सही सटीक तो नहीं है, लेकिन पानी की बड़ी जरूरत होती है। ऐसे ही मैं आपको बोलूं, जो पानी होता है, रिवर होती है, सी होती है, इसको पालना बोला जाता है, क्रेडल बोला जाता है सिविलाइजेशन का। दुनिया में जो सिविलाइजेशन देखी गई, आप मेसोपोटामिया में देख लीजिए, आप हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, आप नर्मदा सिविलाइजेशन देख लीजिए जो आप एमपी में पढ़ते हो, जहां पे पानी है वहां पे हंटिंग बहुत इजीली हो जाती है। आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने गए, आप पूरे दिन शेर देखने के लिए इधर उधर घूमने से अच्छा जहां पे पानी है वहां पे खड़े हो जाइए, एक टाइम पे पानी पीने शेर आएगा। तो अल्टीमेटली पानी से ना फर्टिलिटी भी होती है, वहां हंटिंग करना इजी होता है। धीरे धीरे जो बसेरे होते हैं पानी के आसपास ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो लैंड लॉक्ड कंडीशन है एमपी की, ये हमको पानी से दूर रखने के कारण क्लाइमेट वेरिएशन तो दी ही दी, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो हमारे एमपी में देखी गई वो है पोर्ट की कमी। पोर्ट क्या होते हैं? आपने सुना होगा सिम पोर्ट कर दो,
पोर्ट मतलब पोर्टेबिलिटी, यदि मैं आपको अच्छी तरह बताऊं, जैसे एयरपोर्ट, एरोप्लेन से यदि आप इधर से उधर जाते हो, पोर्टेबल हो रहे हो तो एयरपोर्ट, यदि लेकिन आप शिप से जा रहे हो तो सी पोर्ट। तो मतलब पोर्ट होता है एक्सचेंज पॉइंट, जहां पे आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। मैं यदि अमेरिका जाता हूं तो ह्यूमन रिसोर्स है मेरा, ठीक है, इंसानों का, सर्विसेज का, ट्रेड्स का, ये जो आदान प्रदान होता है ये पोर्ट से होता है। और जहां पे पोर्ट है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सोचिए आपकी रोड, आपके बगल से एक रोड गई जो हाईवे बन गया, तो वहां पे चाय की दुकान भी खुलेगी, बड़े बड़े होटल भी खुलेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। तो वैसे ही जब पोर्ट सिटीज होती है ना तो बहुत व्यवसाय बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इनलैंड पोर्ट्स है, क्योंकि पोर्ट तो एमपी के पास है नहीं, तो हम लोग क्या है, रिवर्स में ही इनलैंड पोर्ट बनाते हैं। इसमें आपने सुना होगा मांगलिया इंदौर का ड्राई पोर्ट, पोर्ट तो है लेकिन पानी नहीं है, ड्राई पोर्ट, काम वही है पोर्टेबिलिटी का, लेकिन यहां पे पानी नहीं है। क्यों? ड्राई पोर्ट में आपने सुना होगा SEZ बनाया गया है, यहीं से चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मान ली जाती है। मतलब यही इंदौर से यदि आप मांगलिया से निकलो या पीथमपुर से निकलो, धार से, तो यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। आपको जाके महाराष्ट्र गुजरात में वापस कस्टम्स का SOP या प्रोसीजर नहीं निभाना पड़ता। इससे क्या व्यवसाय बढ़ता है। तो एमपी में एक बड़ी कमी देखी गई पोर्ट्स का ना होना, इसलिए ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, SEZ बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं। इसी के बारे में इस क्वेश्चन में बात हुई है, ये मेंस में याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कम रहा, इसके कारण देखो, ब्रिटिश भी आए तो ब्रिटिश को पोर्ट चाहिए था, तो वो बंगाल में ज्यादातर काम किया उन्होंने, महाराष्ट्र और बॉम्बे साइड, गुजरात साइड में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन एमपी यहां पे कमजोर रह गया। जब आजादी के बाद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट्स में था तो एमपी वहां भी पीछे रह गया। धीरे 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 लेकिन हमको व्यवसाय बढ़ाना है, ठीक है, हमको स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हमको इन्वेस्ट इन एमपी लेके आना पड़ेगा। एमपी में इन्वेस्ट करने के लिए हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, और इन्हीं के लिए कॉन्क्लेव्स किए जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के, फंडर्स को बुला के हम कॉन्क्लेव करते हैं, और ये स्टेट लेवल एमपी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जिससे हम लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाएं, उनको बताएं कि इंदौर में, भोपाल में, रीवा में आप ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, या इससे व्यवसाय बढ़ेगा, आप लोग की इनकम बढ़ेगी, आप लोग की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और इसीलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऐसे कॉन्क्लेव्स करता रहता है। तो ये मेंस की एक कहानी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों ये कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं और किस तरह से फायदा होता है। भारतीय प्रवासी दिवस में बड़े बड़े एनआरआईज को बुलाया गया इंदौर में, ये भी हाल में जो हुआ था, तो इंदौर में आके उनको अपनी देश की धरती की याद आई, वो यहां इन्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े व्यवसाय खुलेंगे। तो प्लीज याद रखिएगा, ऐसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 बार किया है। पहली बार कहां किया था सर? पहली बार उज्जैन में किया था। प्लीज याद रखिएगा, पहला कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था। अब सेकंड कहां हुआ, थर्ड क्या हुआ, ये याद करने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएससी या तो पूछेगा तो बोलेगा पहला कॉन्क्लेव कहां हुआ था भैया? उज्जैन में हुआ था, इन्वेस्ट एमपी का, ठीक है। अभी 6th सबसे नया है जो 7th ऑफ दिसंबर को हुआ है। आज हम 12 दिसंबर को खड़े हैं, 7 दिसंबर को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ था 2024 का, जो 6वीं बार हुआ था। ये कहां पे हुआ है सर? तो ये हुआ है नर्मदापुरम, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ऐसे कॉन्क्लेव्स और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस या ऐसी पॉलिसी लाने की पूर्ण कोशिश हो रही है जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एमपी में भी आ सके, हम बीमारू से टाइगर स्टेट बन जाए इकोनॉमिक्स में भी। तो प्लीज याद रखिएगा, पहला कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था, और भी हाल में ही 7 दिसंबर को 6वां एडिशन हुआ है नर्मदापुरम में। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता है एमपीपीएससी डेट पूछता है, उसको बहुत प्यार है डेट से, रटना पड़ेगा, इसका कोई आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते, तो थोड़ा डेट को भी ध्यान रखिएगा। तो ये है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव नर्मदापुरम, ये एमपी गवर्नमेंट की साइट से निकाला हुआ है, हमारे मोहन यादव जी हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के, ठीक है। तो ये कॉन्क्लेव हुआ, और यहां पे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे वार्तालाप हुई, जो एमपी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हाल ही में 66th
अखिल भारतीय कालिदास समारोह। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालिदास समारोह, कालिदास के बारे में पता होना चाहिए, कालिदास से उज्जैन कनेक्ट होता है, ठीक है, कालिदास अवार्ड्स होते हैं। तो कालिदास जरूर रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो देखने के बाद। आपको ऐसे ही धीरे धीरे न्यूज से एक्सप्लोर करना है और अपने रिवीजन को बेहतर करना है। तो आज का एक होमवर्क देता हूं आपको, कालिदास के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। कालिदास एक ऐसा टॉपिक है जो एमपी में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हाल ही में 66th ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। कब से कब था यदि मैं आपको बताऊं, 12 नवंबर से 18 नवंबर तक कालिदास समारोह किया गया। कहां पे किया गया? उज्जैन। कहां किया गया? उज्जैन। ये वही है जो मैं पहले एपिसोड में बात कर रहा था। यहां पे लड्डू ईवीएम चालू हुआ है। मैंने कहा आपको आपने यदि मेरा पहला एपिसोड देखा है एमपी टॉप 5 का, तो इस पे हमने बात की थी। तो प्लीज याद रखिएगा, कालिदास समारोह उज्जैन में हुआ है, 66th एडिशन है, ठीक है। तो डेट थोड़ा सा याद होना चाहिए, 12 नवंबर के आसपास ये स्टार्टिंग हुई थी उज्जैन में। कालिदास के बारे में जरूर रिवाइज कीजिएगा, और कालिदास आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए 66th अखिल भारतीय कालिदास समारोह 12 नवंबर से 18 नवंबर तक, ठीक है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी का आगमन हुआ था, और ये कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना पड़ेगा। मैं ये फोटोज इसलिए लेके आता हूं ना, पिछले कुछ सालों में एमपीपीएससी ना, जो इंस्टाग्राम में उनके पेजेस हैं, जो ट्विटर में उनके हैंडल्स हैं, उनकी फोटो से क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आपको याद होगा, टांटिया मामा का नाम उस पोस्ट में लिखा हुआ था, उस फोटो में, और वहीं से एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो प्लीज याद रखिएगा, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन हमको क्या जरूरत है अपने एमपीपीएससी के लिए, उसको भी ध्यान रखते ही देखना है। बस रील्स को आगे करते हुए डांसेस नहीं देखने हैं, ठीक है। चलिए, वरना ब्रेन रॉट हो जाएगा। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रेन रॉट, उस पर भी क्वेश्चन है आज की सीरीज में, तो ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे एमपीपीएससी विद्यार्थी, आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स द्वारा हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा एमपी गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। तो आप जितने ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, जितनी मेहनती करेंगे, इस तरह के कामों में नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन के निकलेंगे। तो चलिए, तो ये कालिदास समारोह था। आपका होमवर्क है कालिदास जी को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड है। कहीं मेंस में जरूरत पड़े तो इसको कोट कीजिएगा, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। देश का एकमात्र राज्य, मतलब पूरे इंडिया में एक ही ऐसा स्टेट है जिसने शासकीय सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज, और प्लीज याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सेवाओं में, सर्विसेज में महिलाओं को, वुमेन्स को 35% तक की आरक्षण या रिजर्वेशन देने का फैसला किया है, और तत्काल रूप से इसको लागू करने के लिए भी बात की गई है। द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच हैज मेड 35% रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। याद रखिएगा दोस्त, आप सभी को याद होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 33% वुमेन रिजर्वेशन करती थी, 33% वुमेन रिजर्वेशन करती थी, जो अब 35% कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्टेट सर्विसेज में, स्टेट सेवाओं में अब महिलाओं का आरक्षण 33% नहीं 35% हो गया है, और ये पूरे इंडिया का एकमात्र स्टेट है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा, आपका प्यारा मध्य प्रदेश। एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश स्टेट देश की पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जहां महिलाओं का एम्पावरमेंट 35% कर दिया गया है, जो पहले 33% था। लेकिन मैं आप सभी महिलाओं को, अभी सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी छोटी, जो मेरे से छोटी उम्र की हैं, मेरे छोटी बहनों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम में, क्योंकि हाल में ही अभी एक हमने केस देखा जहां पे एक टेकी ने सुसाइड किया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपने मरने से पहले। हर एम्पावरमेंट, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अकाउंटेबिलिटी आती है। आपका सशक्तिकरण जरूरी है, आपका सशक्तिकरण होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुरीतियों के कारण महिलाएं
कंधे से कंधा नहीं मिला पा रही थी लड़कों से, ये जरूरी है और ये होना भी चाहिए। इसमें हम सब लड़के, हम सब समाज के सभी लोग तबके आपके साथ में हैं। लेकिन हर अकाउंट, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एम्पावरमेंट के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो मेरे को जितने लोग भी महिलाएं सुन रही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत बड़ी एम्पावरमेंट के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिस तरह मान लीजिए कभी पुरुष समाज ने आपके साथ गलत किया, जिसके लिए आज आप लड़ती हैं, आप गलत ना करें पुरुष समाज के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है। तो हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चले, ना कि किसी का शोषण करने लग जाए। पहले हाँ, मर्दों ने किया होगा, किया है, ठीक है, इसी कारण आपको सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी। लेकिन एक समय आ जाए जहां पे लड़कों को सशक्तिकरण की जरूरत पड़ जाए तो ये थोड़ा गलत होगा। तो जिम्मेदारी भी लीजिएगा एम्पावरमेंट के लिए। तो हम सब हाथ खोल के आपके साथ हैं, सरकारें साथ हैं, हम आपके बड़े भाई, हम आपके पिता, हम आपके साथ में दोस्त, साथ में साथ कंधे मिला के चल रहे हैं। तो ये एक मैसेज देना चाहता था उन सभी महिलाओं को कि आपकी जिम्मेदारियां इस समाज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपकी एम्पावरमेंट भी सरकार की सर्वश्रेष्ठ के लिस्ट में अभी आती है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में अब 35% रिजर्वेशन हो गया है, ठीक है। चलिए, ये एक फोटो है जहां पे हमारे सीएम साहब मोहन यादव जी एक मीटिंग ले रहे हैं और यहाँ पे कैबिनेट डिसीजन लिया गया अबाउट दिस रिजर्वेशन। तो ये एक ऐसी फोटोज जो आपको थोड़ा आपको वीडियो देखने में भी मजा आए और आज चीजें हम पिक्चरिकली फील कर सकें। चलिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, मेरे को लगता है ये किसी भी सेंट्रल एग्जाम में, यूपीएससी में, वनडे में, एसएससी में, बैंक में, एमपीपीएससी में, व्यापम में आ सकता है। बड़े बज़ चल रहा है इसके बारे में, बड़ी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आपने किताबें देखी होंगी, डिक्शनरीज देखी होंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में घोषणा की है। हर साल जब दिसंबर आ जाता है तो ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी एक ऐसा शब्द जो नया हो या जो सबसे ज्यादा बज वर्ड रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। ऐसे हर साल होता है, लेकिन अपने को हर साल का याद नहीं रखना है, इस साल का इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। तो रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज अनाउंस्ड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। और ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है दोस्त, ब्रेन रॉट। रॉट मतलब सड़ना, ठीक है। आपने सुना होगा रॉटन टोमेटोज, टमाटो सड़ गए। रॉटन मतलब होता है सड़ना और ब्रेन होता है हमारा दिमाग। ये बेसिकली वर्ड ना टिकटॉक यूजर्स के आसपास कहीं संबंधित है। ये आप किसी भी सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए भी जोड़ सकते हैं। आजकल के जो हमारे जेनजी हैं, हमारे मिलेनियंस हैं, मैं खुद कभी कभी, ठीक है, आप सभी विद्यार्थी, हम लोग सोशल मीडिया के कंटेंट में इतना घुस जाते हैं, ठीक है, कि हमारा फीड कब कितना, मतलब कितने घंटों से हम फीड में कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उस कंजम्पशन से कहीं ना कहीं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग खराब होती है। कभी कभी हम ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे हमारा दिमाग सड़ जाता है, ठीक है। और ये अक्सर आजकल के यूथ में देखा गया है। ब्रेन रॉट ये एक नया शब्द है, जहां पे सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज से, ठीक है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल सोचने की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग इंग्लिश में यदि बोलें, ठीक है, वो धीरे धीरे कमजोर होती देखी गई है। तो प्लीज याद रखिएगा, आप अपना ब्रेन ना सड़ाएं, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए उत्कर्ष क्लासेस के, ठीक है, और अपने आप को बेहतर कीजिए। नो डाउट आपको देखना चाहिए, कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, बहुत अच्छे भी कंटेंट है, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे भी कंटेंट है जिसमें मजा तो बहुत आता है, लेकिन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को खराब करता है। अभी जैसे हाल में इंस्टाग्राम में एक चल रहा है कि कौन से कलर की, आप समझते हो कौन से कलर की पहने हो, नहीं पहने हो, क्यों पहने हो, कहां पहने हो, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो से आपका दिमाग हो रहा है खराब, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग खराब ना करें। और इस साल का सबसे बजिंग वर्ड है ब्रेन रॉट, ठीक है। तो ब्रेन रॉट वर्ड याद रखिएगा। क्या मतलब 2 मार्कर में आ जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, कंजम्पशन जब आपका सोशल मीडिया में बढ़ जाता है, एक्सेसिव कंजम्पशन के कारण आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डिक्लाइन होने लग जाती है, ऐसा एक वर्ड है ब्रेन रॉट। चलिए
अगला क्वेश्चन आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रहा था, यह है चेस की सबसे बड़ी न्यूज जो भी हाल में ही अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 से 20 मिनट पहले की सबसे बड़ी न्यूज है जो आपको कल आज सुबह आप देख रहे होंगे वीडियो देखते हुए। तो चलिए इस न्यूज को तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ी न्यूज है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले दूसरे, सेकंड तो पहला भी पता होना चाहिए आपको, भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने। ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द सेकंड इंडियन, मतलब फर्स्ट इंडियन भी आपको याद रखना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए, ग्रैंड मास्टर टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल। तो याद रखिएगा डी गुकेश, चेन्नई के रहने वाले डी गुकेश जो एक चेस प्लेयर हैं, वो क्या बन चुके हैं, हमारे इंडिया के दूसरे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जो ग्रैंड मास्टर होता है वो डिफेंड करता है अपना टाइटल। ठीक है, पहले जो ये खिताब, मतलब मैं आपको ये बताऊं, FIDE आपने सुना होगा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1950 से ग्रैंड स्लैम्स करवा रही है, ग्रैंड मास्टर्स का चेस टूर्नामेंट करवा रही है। ये हर 3 साल में होता है, लेकिन 1992 के बाद ये हर 2 साल में होने लग गया। पहले ये 3-3 साल में होता था, लेकिन 2013 के बाद 2-2 साल में ग्रैंड मास्टर होता है, जिसमें जो जीतता है, जैसे अभी डी गुकेश जीते हैं तो वो डिफेंड करेंगे अगले साल। अब यदि वो मना कर देते हैं कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा, जैसे इस बार कार्लसन ने मना कर दिया कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा, तो जो सेकंड है वो डिफेंड कर रहा था टाइटल। बेसिकली इस तरह से एक ग्रैंड मास्टर का सीरीज होता है। FIDE जो चेस फेडरेशन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये बेसिकली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप करवाती है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, प्लीज याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। जैसे आपकी IPL हो गई नॉन गवर्नमेंटल, वैसे ही ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कराती है। कुछ और फैक्ट यदि मैं आपको बताऊं, हमारे अभी टॉप चेस के जो वर्ल्ड लेवल की लिस्ट है उसमें 20 में से टॉप 20 में 7 इंडियंस है। तो बहुत ही गर्व की बात है। आपको क्रिकेट के साथ चेस को भी क्या बोलते हैं, प्रमोट करना चाहिए। विश्वनाथन आनंद जी को कौन नहीं जानता। ठीक है, पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर 1988 में, प्लीज याद रखिएगा, पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर 1998 में, विशु, आपने ये वर्ड सुना होगा, या विश्वनाथन आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर 1988 विश्वनाथन आनंद, कौन नहीं जानता उनको। और दूसरे ग्रैंड मास्टर और यंगेस्ट भी हैं, प्लीज याद रखिएगा, 18 साल के हैं डी गुकेश जी 18 साल के हैं, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। तो प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, ये टूर्नामेंट कहां हो रहा था, तो ये टोरंटो कनाडा में हो रहा था। ये टोरंटो कनाडा में हो रहा था, प्लीज याद रखिएगा, कनाडा। ठीक है, जो कनाडा है टोरंटो में ये 2024 का FIDE ग्रैंड मास्टर चल रहा था। ठीक है, तो 18 साल का यंगेस्ट एवर डी गुकेश फ्रॉम चेन्नई इंडिया ने ये खिताब जीत लिया है। तो प्लीज याद रखिएगा ये चीजों को। इसमें एक और फैक्ट यदि मैं आपको बताना चाहूं, तो पहले विश्वनाथन आनंद जी है 1988, सेकंड आपने डी गुकेश जी देख लिया, यंगेस्ट आज तक के हैं। ठीक है, इसके अलावा एक महिला भी है, कोनेरू हम्पी, एक और नाम याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी। ये बस 15 साल की थी जब इन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता। ये इंडिया की पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें प्लीज याद रखिएगा। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप शायद से मेरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन इन केस कभी आपने ये वीडियो देखा तो हमें गर्व है आप पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी गुकेश जी, आज का मैच की जो फोटो है वो आपके सामने है। ठीक है, कल का प्रश्न था, कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपने कमेंट में दिया था कि सर आंसर होगा 4th। पूरे इंडिया में कोल का प्रोडक्शन यदि रैंकिंग वाइज देखा जाए तो एमपी का 4th स्थान आता है। मतलब कोल प्रोडक्शन में इंडिया लेवल पे एमपी 4th रैंक पे आता है। प्लीज याद रखिएगा, इसकी डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रख दी है। तो कोयला उत्पादन में 4था स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, टोटल परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में यदि 100 टन कोयला होता है तो 8% एमपी से आता है। मतलब
टोटल इंडियन कोल का उत्पादन का 8% कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये आपके मेंस के लिए कभी कभी काम आ जाता है, प्री के लिए भी काम आता है। और भी मिनरल्स हैं, तांबा हो गया, मैंगनीज हो गया, हीरा हो गया, इसमें एमपी फर्स्ट आता है। रॉक फॉस्फेट में सेकंड आता है, चूना पत्थर, ठीक है, उसमें तीसरा आता है, फोर्थ स्थान कोयला में आता है। तो ये भी डेटा आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रखिएगा, यदि आपको एमपी में करनी है महारत, तो अवनीश सर की किताब आ गई है, रामबाण किताब, ठीक है, तो उसे आप खरीद सकते हैं उत्कर्ष के सेंटर से, ऑनलाइन बुकशाला से, और आपके बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है। तो ये किताब आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल जो आपको कमेंट में लिखना है और इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। तो आज का सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया है? अभी हाल में ही एमपी के जो मुख्य सचिव हैं उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन है वो? वीरा राणा, विजय यादव, बसंत प्रताप सिंह, अनुराग जैन। तो इनमें से कौन है अगले मध्य प्रदेश के सचिव? आपको कमेंट करना है और जुड़े रहना है एमपी पीएससी उत्कर्ष चैनल से, और एमपी टॉप 5 को शेयर करना है और दोस्तों को बताना है कि आयुष पांडे सर आप सभी के लिए बस 15 से 20 मिनट में दिन भर की एमपी की और इंटरनेशनल इंडिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। तो जुड़े रहिए। थैंक यू।